तो भारतीय राज्य व्यवस्था के पिछले सेशन में हमारा डिस्कशन हुआ था आपका अनुच्छेद 12 को लेकर के, ठीक है। सारी चर्चा पर चर्चा हो गई थी, डिटेल में मैंने आपको सारी बातें बताई थी। ये भी बताने का प्रयास किया था कि जो आपका भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये सभी मौलिक अधिकार मुख्य तौर पर राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो क्या ऐसा है कि सारे के सारे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं? क्या ऐसा है, या कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के खिलाफ भी हैं? बताइए, क्या व्यक्ति के खिलाफ भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि सारे के सारे राज्य के खिलाफ ही दिए गए हैं? व्यक्ति के खिलाफ कैसे दिए गए, कौन कौन से हैं? आर्टिकल 17, अब अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, है ना। अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता से पहले एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 15(2). 15(2) क्लॉज कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या स्थान, इनमें से किसी भी आधार पे सार्वजनिक स्थानों पर विभेद नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थान ही नहीं, बल्कि दुकानें होंगी, कुएं होंगे। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली और उस दुकान में लिख दिया ये धर्म विशेष के लोग ही इस दुकान से प्रवेश कर सकते हैं, ये धर्म विशेष के लोग ही इन कुएं से जल ले सकते हैं। पहले यही था सिस्टम, ये धर्म विशेष के लोग ही। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के खिलाफ भी है, कोई आप भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत को खत्म कर दिया गया। तो छुआछूत जब खत्म कर दी गई, अब देखो आर्टिकल 17 संविधान में लिख तो दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, अस्पृश्यता के चलन का प्रतिषेध किया जाएगा, लेकिन इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा, तब ये प्रभावी होगा, ठीक है। आर्टिकल 35 के तहत कानून बनाया जाएगा, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो आर्टिकल 17 ये भी आपके किसके खिलाफ है? व्यक्तियों के खिलाफ। तो आज जो है हम आर्टिकल 13 तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल 12 के बाद जो है कुछ चीजें कि केवल राज्य भर से अपेक्षित नहीं है कि राज्य किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन ना करें, बल्कि व्यक्तियों से भी अपेक्षा है कि वो कुछ मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखें। जैसे आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकता है ना। कई बार होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को बेचते हैं, ये सारी चीज़ें। अभी एक मैटर मेरे संज्ञान में आया था, मुझे एक फ़ोन आया, उसमें था कि एक परिवार था, उसमें 7 से 8 बच्चे थे, ठीक है। फिर मैंने उसकी कंप्लेन भी वहाँ पे बात की थी, फिर पता नहीं उस मैटर का मैं अपडेट नहीं ले पाया क्या हुआ पूरा। तो उसमें क्या था कि एक पर्सन थी, अब उनका आपस में क्या था, देखो आज के टाइम पे ये तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, गोद लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप निसंतान दंपति हैं तो आप गोद ले सकते हैं, बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ अस्पताल जो है आपको बच्चा दे देगा। लेकिन यदि यही काम बाहर होने लग जाए, अब हुआ उसमें ये कि एक महिला, एक दंपति था, उनके पास निम्न वर्ग कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, झुग्गियों में रहते थे। तो 7 से 8 बच्चे थे उनके, समझिए प्रक्रिया निरंतर चल रही थी बच्चों के प्रोडक्शन की। तो 7 से 8 बच्चों में से कोई एक बच्चा उन्हें लगा होगा, किसी ने बोल दिया होगा कि यार मेरे पास बच्चा नहीं है, मुझे दे दो, कुछ मुझसे पैसे ले लो। तो उन्होंने कहा होगा कि 7-8 हैं, कोई एक दे दो, किसी एक को बोल दो जा तू। एक बच्चे को उन्होंने भेज दिया, उसके साथ 50,000 रुपये ले लिए उस दंपति ने। अब 50,000, माँ का दिल होता है हमेशा, ध्यान रखिए। ये चीज़ें ठीक है, 7-8 बच्चे हों, कुछ भी हों, लेकिन एक बच्चे को उन्होंने दे दिया, और दिया बचपन में ही, मतलब छोटा ही था वो बच्चा, उसको ऐसे दिया। और हमेशा जब भी गोद लीजिए तो छोटे बच्चे ही लेने चाहिए, ताकि याददाश्त में यही पता चले कि हम ही मम्मी पापा हैं। यदि मान लो अब आपको कोई गोद ले ले, तो आपको तो पता है कि आपका क्या खेल है, आप इधर भी उत्तराधिकार का केस दो, उधर भी केस दो। यदि आप कोई अमीर आदमी आकर के आपसे बोले कि चलो मैं तुम्हें गोद लेता हूँ, आप 2 मिनट में तैयार हो जाओगे, चलो तैयार तो हो जाओगे, लेकिन आप, है ना, आप गेम कर जाओगे। आपको पता है मम्मी पापा तो इधर है मेरे, ये तो चलो इसके साथ मैं स्वाभाविक तौर पे बना लिया मैंने। लेकिन कानून बहुत सख्त है, चीज़ें बहुत कठिन है, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है। तो नवजात शिशु को उन्होंने गोद लिया, 50,000 रुपये की रकम वो कह रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें वर्बली हैं, जो मेरे संज्ञान में बात है, ये वर्बली बातें, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब ये जब लिखा पढ़ी के साथ कुछ है ही नहीं तो क्या करे। अब उस महिला ने क्या किया कि उसको 10-15 दिन अच्छा नहीं लगा होगा, छोटा बच्चा था, तो जाके उस बच्चे को चोरी कर लाई वापस अगेन। मतलब पहले उसने कमिटमेंट कर दिया, अब सामने वाला पक्ष कह रहा है कि बच्चा
मतलब हमने पैसे दिए थे, ये सारी चीज़ें सब चीज़ डिस्कशन हुई, लेकिन अंतोगत्वा उस बच्चे को वापस ले आई। वहीं पास में ही रहते रहे होंगे, जब झुग्गियों में रह रहे हैं तो कोई ऐसा थोड़ा कोई ऐसा व्यक्ति ले गया होगा। तो बाद वो बच्चा ले आई। अब वो लड़ गए, आपस में भिड़ गए, किसी ने नंबर दे दिया हो गया फाउंडेशन वाला, फ़ोन आ गया मेरे पास। फ़ोन आने के बाद बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, हमने एक बच्चा ख़रीदा था। मैंने कहा पता है आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है, ये कैसे कर लिया आपस में खरीद फरोख्त। अब दोनों पार्टियों में से यदि किसी के खिलाफ भी FIR हो, कुछ भी हो, तो समझिए क्या होगा दोनों का। पॉसिबल ही नहीं। आप इस चीज़ को ओपनली नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा बहुत अनइथिकल है। ना आप जाके बोल दो कि बच्चा खरीदा है, और ना आप जाके बोल दो बच्चा बेचा है, दोनों ही फंसोगे। व्यापार कर रहे हो आप। ये चीज़ का दूसरा तरीका है, अस्पताल के माध्यम से आप कर सकते हो, हॉस्पिटल के माध्यम से आप गोद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर बाकायदा लीगल प्रक्रिया के तहत आप बच्चे को गोद ले लो। अनाथ आश्रय बहुत सारे बने हुए हैं, वहाँ पे लोग छोड़ा। लेकिन आप माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों को बेच नहीं सकते हैं। और आप खरीद कैसे लिए? खरीद फरोख्त नहीं हो सकती हो। तो यदि विचार बने तो 2 मिनट लगेगा, चलिए FIR करा देते हैं। और या तो इसका एक तरीका ये है कि आप इनके पैसे वापस करिए और आप इनका बच्चा इनके पास रहने दीजिए। फिर शायद मुझे जानकारी ये मिलती कि वो दंपति ने पैसे वापस कर दिए थे और मामला शांत हो गया था, क्योंकि दोनों को पता चल गया कि गड़बड़ हो गई बात। तो आर्टिकल 23 आपका मानव का दुर्व्यापार कोई नहीं कर सकता, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। बलात्श्रम से भी प्रतिषेध है, जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता। किसी बच्चे को पकड़ लिया, किसी को भी पकड़ लिया, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। बलात्श्रम, बेगार नहीं करा सकते। बेगार मतलब बिना पैसे दिए काम नहीं करवा सकते, ठीक है, कि आप पैसे कुछ नहीं। इसको बोलते हैं दासता, गुलामी। ये पहले चलता था, जमींदार बड़े बड़े होते थे, उनके द्वारा क्या किया जाता था, लोग सूदखोरी या ऋण पास में फंस जाते थे और खूब बेगार कराया जाता था, ठीक है। तो बेगार नहीं करा सकते। अभी भी मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स वगैरह है ना, ये भी करते हैं। यदि आप कांस्टेबल हैं, और कांस्टेबल का काम क्या है, सरकार के लिए गया है, वो सरकार के कामों को करेगा। लेकिन कई बार वो पता चला किसी IPS अधिकारी की खेती जोत रहा है। खेती जोतने के लिए थोड़ा ना गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं, काम करना पड़ता है पर्सनल। कुत्ता लेकर कुत्ता घुमा रहा है, कुत्ता घुमाने के लिए कांस्टेबल बने थे, लेकिन करना पड़ता है। कई बार अपने ऑफिसर के बातों को मानना पड़ता है, चाटुकारिता भी करनी पड़ती है। आप ना नहीं कर सकते हो। लगता है रिश्ते बिगड़े ना, रिलेशन ख़राब ना हो, सेम डिपार्टमेंट में रहना है, हर जगह पे है कहीं ना कहीं पे। तो ये चीज़ें हैं तो गलत, लेकिन कई बार मजबूरन आपको चीज़ों को करना पड़ सकता है। तो अस्पृश्यता की बात हो गई, आर्टिकल 17। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम नहीं कराया जा सकता, इनसे प्रतिषेध है। ये व्यक्ति के खिलाफ भी हैं। कारखानों में बालकों का नियोजन से प्रतिषेध कर दिया गया है कि बच्चों को कारखानों में नहीं लगाओगे, ठीक है। यदि लगाओगे, कोई भी नहीं लगा सकता। अब कारखाना सरकारी ही थोड़ा ना होगा, प्राइवेट कारखाना भी होगा, खान जो होंगे वहाँ पर भी। तो बच्चों को सरकारी नियोजनों में नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी होटल में कोई बच्चा दिख जाए, 2 मिनट में पुलिस भेज दो, उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी रहते हैं, देखो रहते हैं पुलिस वाले, पैसे जाते हैं पुलिस वालों को। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, सब बंधा होता है। नहीं, पुलिस वाले चाहे 2 मिनट में खटिया खड़ी हो जाए किसी की भी। महाराष्ट्र वगैरह में कानून बहुत सख्त है। महाराष्ट्र में कोई रख ले छोटा सा बच्चा, और जो रखते हैं उनको आए दिन पुलिस वाले जाते भी हैं। लेकिन अब सेटिंग होती है क्या, वो देखो अलग, वो मैटर को अब नहीं डिस्कस करें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये अपराध है। आप भी यदि कोई देखते हैं बच्चा कुछ भी कहते हैं, आप उसको किसी NGO को बता दीजिए, किसी को बता दीजिए, पुलिस को बता, पुलिस ना कार्रवाई करे उस क्षेत्र की, किसी NGO को बता दीजिए। जैसे बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी के बारे में जानते हैं ना, नोबेल प्राइज़ मिला था शांति का। बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम कर रही है संस्था। छोटे छोटे बच्चे उनको इस तरीके से जो फंस चुके हैं पास में, उनके लिए, ठीक है। तो बलात्श्रम नहीं किया कराया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मूलाधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपका है, केवल नागरिकों का मतलब नागरिक, विदेशी नहीं, केवल नागरिकों के पास होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया, राज्य के साथ साथ प्राइवेट संस्थाएं या व्यक्तियों को भी मूलाधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। पहले ये आर्टिकल लिख लो सारे, ठीक है। एक आर्टिकल लिख लो, ये हमारे मूलाधिकारों की सबसे बड़ी विशेषताएं, ठीक है। लिखिए, सामान्यतः सभी मूलाधिकार
केवल राज्य के विरुद्ध, सामान्यतः सभी मूलाधिकार केवल राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः सभी मूलाधिकार केवल राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। तो राज्य को तो देखो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करना ही नहीं है, राज्य कर ही नहीं सकता, लेकिन राज्य के साथ साथ व्यक्ति भी नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 1, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, या इनमें से किसी के आधार पर, सार्वजनिक स्थानों में विभेद का प्रतिषेध, सार्वजनिक स्थानों में विभेद का प्रतिषेध, ब्रैकेट में लिखिएगा आर्टिकल 15(2). एक आर्टिकल 15 मूवी भी बनी है, देखा है कि नहीं? अनुच्छेद 15(2). इसके बाद अगला लिखिए अस्पृश्यता के चलन का प्रतिषेध। दूसरा अनुच्छेद है आपका 17, अस्पृश्यता के चलन का प्रतिषेध। नेक्स्ट, मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23। नेक्स्ट, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये क्या है? राज्य के साथ साथ कौन देखेगा? राज्य के लिए 12 में स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है, और व्यक्तियों का भी मैंने आपको आर्टिकल बता दिए। राज्य को तो सभी मूलाधिकारों को बचा के चलना है। एक चीज और थी कि राज्य जो आपका न्यायपालिका है वो राज्य के अंतर्गत नहीं आता, एक टर्म से भी था, है ना। तो इसको लेकर कोई स्पष्ट मामला नहीं है ना, कि इसको लेकर बहुत स्पष्ट कोई मामला हो। एक मामला था नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाद हुआ था। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि न्यायपालिका का काम है मौलिक अधिकारों का प्रतिरक्षण करना, रिट जारी करना। आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि यदि मौलिक अधिकार आपके वैलेट होते हैं तो आप कहाँ जाइए? न्यायपालिका जाइए। लेकिन यदि न्यायपालिका को भी आपने राज्य बना दिया तो फिर क्या होगा? आर्टिकल 12 क्या कहता है कि राज्य मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकारों को आपसे नहीं छीन सकता है। और आर्टिकल 32 भी आपका एक मौलिक अधिकार है जिसमें लिखा हुआ है कि इनका प्रोटेक्शन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यदि सुप्रीम कोर्ट को भी हम राज्य बना दें तो एक न्याय देने वाली संस्था भी रिट जारी नहीं कर पाएगी, है ना। न्याय देने वाली संस्था एक अभिकरण के तौर पे काम कर रही है राज्य के, ये कानून का निर्माण, विधि का निर्माण, इनका निर्माण नहीं कर रही है। तो ये जो 4 कैटेगरी बनाई गई थी
स्थानीय प्राधिकारी में न्यायपालिका नहीं आती, अन्य प्राधिकारी में भी न्यायपालिका नहीं आती। तो न्यायपालिका को इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो इसके लिए एक कानून है, लिख लीजिए इसको भी, लास्ट में एक मामला है, ये पूरा मामला कंप्लीट हो जाएगा आपका। लिखिए, नरेश मिराजकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में 1967 में आया था ये केस। नरेश मिराजकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निश्चयात्मक मत नहीं दिया, कोई निश्चयात्मक क्योंकि देखिए आप खुद बताइए, सुप्रीम राज्य यदि आपके हकों को खत्म करता है तो आप कहां जाओगे? अब सुप्रीम कोर्ट के मामले को कहां आप लेकर जाओगे? कल के दिन आपको यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया है, तो आप कहां जाओगे लेकर के? फिर तो उस संस्था को राज्य के तौर पे रखना है ना, इसलिए न्यायपालिका को राज्य की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो आगे लिखिए यही बात। नरेश मिराजकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निश्चयात्मक मत नहीं दिया, केवल मात्र इतना कह दिया अच्छा मुझे ये बताओ, आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है, और न्यायपालिका ने मान लीजिए आपके पक्ष में नहीं दिया, न्यायपालिका को लगता है कि नहीं है, तो न्यायपालिका के रिट के खिलाफ आप कहां जाओगे? जब कहीं जा ही नहीं सकते तो ऐसे में इसको राज्य के तौर पे, क्यों, यदि राज्य बना दिया आपने न्यायपालिका को तो उसके आदेशों के विरुद्ध रिट कहां जारी करोगे? किसके पास जाओगे प्रोटेक्शन के लिए? जा सकते हैं कहीं प्रोटेक्शन के लिए? कोई अथॉरिटी नहीं। बस इतना ही बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ठीक है, हम एक बार मान लेते हैं कि हम राज्य हैं, तो यदि हम राज्य हो भी तो हमारे खिलाफ जाओगे कहां? इसलिए राज्य ना रहे तो ज्यादा सही है, इसलिए उन्होंने राज्य की श्रेणी से अपने आप को बाहर कर रखा है। ठीक है, केवल इतना, मात्र इतना कहा कि यदि मान लिया जाए न्यायपालिका राज्य है, यदि मान लिया जाए कि न्यायपालिका राज्य है, तो उसके आदेशों के विरुद्ध आर्टिकल 32 के अंतर्गत, उसके आदेशों के विरुद्ध आर्टिकल 32 के अंतर्गत लेख जारी नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 32 के अंतर्गत लेख जारी नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायपालिका अपने ही खिलाफ लेख क्यों जारी करेगी, रिट क्यों जारी करेगी? ठीक है, आदेशों के विरुद्ध आर्टिकल 32 के अंतर्गत लेख जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे आदेशों से नागरिकों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, क्योंकि ऐसे आदेशों से नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि न्यायपालिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। तो ये केस याद रखिएगा, नरेश मिराजकर बात था, इस माद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी सी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट अपने आप को या न्यायपालिका को इसके बाहर रखता है। ठीक है, उसके पीछे कारण बस इतना है कि यदि मान लो कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपके विरुद्ध दे दिया, आपके न्यायपालिका का संरक्षण आपके किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को यदि राज्य मान के चलोगे, तो फिर उसके खिलाफ कहां जाओगे, किसके पास जाके रेट जारी करोगे? क्योंकि आर्टिकल 32 में तो वही सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च अथॉरिटी है। तो जब सर्वोच्च अथॉरिटी है, उसको राज्य घोषित करने से फिर विवाद पैदा हो जाएगा। हाँ, सब
राज्य नहीं माना जाएगा तो बस एक बात समझ लो कि आर्टिकल 32 से इससे बच जाएंगे, आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक बच जाएंगे, बस ये फायदा है। भेदभाव कहाँ से कर रहे हो? न्यायपालिका न्याय देने वाली संस्था भेदभाव कहाँ से करेगी आपके साथ? कैसे? यदि जिला अधीनस्थ न्यायालय कोई भेदभाव कर रहा है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो मान लीजिए, बस। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ा ना है कोई, जो कह रहा है वो मानना पड़ेगा आपको। फिर उसको कहेंगे भेदभाव कर रहे हैं, है ना? आप थोड़ा ना बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, न्यायपालिका के आदेशों को आपको मानना पड़ेगा, है ना? यदि आदेशों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अवहेलना होगी, न्यायपालिका की अवहेलना होगी, अवमानना होगी, और आपको उसके लिए भी सजा मिलेगी। ठीक है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बहुत बुरी चीज है, इसलिए न्यायपालिका यदि बोल दे उसका हाथ जोड़ करके सम्मान करना, सम्मानीय न्यायपालिका। और न्यायपालिका गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्तर पे आपको बहुत प्योरिटी मिलेगी। हाई कोर्ट पे भी जो जज हैं बहुत शानदार तरीके से। अधीनस्थ न्यायालय में बहुत सारे मामले सुनने को मिलते हैं, करप्शन और दुनिया भर की चीज़ों को, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे एक बहुत बड़े लेवल का जो है डेजिग्नेशन है, न्याय है। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए, भारत जैसे देश में न्याय है। सुप्रीम कोर्ट जब तक है, हाई कोर्ट जब तक है, अधीनस्थ न्यायालयों में भी न्याय है। अब देखिए, बड़े बड़े रसूखदार लोग पड़े हैं जेल के अंदर, बड़े बड़े रसूखदार, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, न्याय है तभी तो पड़े हैं। चाहे वो राज कुंद्रा हो, चाहे शाहरुख खान का बेटा हो, यदि न्याय नहीं होता तो मुख्तार अंसारी हो, बांदा जेल में पड़े हुए हैं। न्याय है, जस्टिस है, इस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। और जिस दिन न्यायपालिका ने अपने हाथ खड़े कर दिया, न्यायपालिका ने नहीं कुछ किया, उस दिन समझिए भारत खत्म है, या कोई भी देश खत्म है। वहाँ की सबसे बड़ी बॉडी यदि कोई होती है तो न्यायपालिका ही होती है, सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। जो भी उसका मामला आएगा, बाबरी मस्जिद का जो भी आया उसको मानना पड़ा, सबको मानना पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप दूसरी रेट डाल सकते हैं कि पुनरावलोकन, एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, ठीक है, वो कर लेगा कोर्ट पुनर्विचार, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो मतलब ही नहीं। कभी सुना है किसी के? इस चीज़ को डाउटफुल नहीं रहना इस बात पे। सम्मानीय न्यायपालिका, उसके द्वारा जो भी कहा जाएगा उसको आपको सहृदय स्वीकार करना, उसको चैलेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि न्याय है। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। इतना भारत में न्यायपालिका का जो मोटिव है वो ये है कि 1000 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए प्रक्रिया इतनी लंबी आपको लगती है कि अभी आपको लगता है, आपको तो अपने दिल में पता आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, मान लीजिए झूठी FIR कर दी, कुछ भी कर दिया, आपको अपने दिल में पता है कि आप निर्दोष हो। अब आपको लगता है बस तत्काल प्रभाव से हो जाए सारा काम, एक फोन लगाऊं तुरंत काम, नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रक्रियाएं लंबी चलती हैं, है ना, पता किया जाता है, साक्ष्य एविडेंस सब चीज एक लंबी प्रक्रिया होती है, तुरंत नहीं होता। आप सोचे पुलिस में यदि बात आपकी FIR हो गई और एक दिन में आपकी झूठी रिपोर्ट लिखवा दी जाए, ऐसा नहीं होगा। जांच करने में समय तो लगेगा ना, ऐसे थोड़ा होगा एक दिन में जांच हो जाए। हाँ, पुलिस अधिकारी घूस ले ले, कुछ कर ले, लगा दे, बाद में पकड़े जाओगे आप, तब भी एक दिन में जांच नहीं होती कोई भी, समय लगता है चीज़ों को, प्रक्रियाएं प्रोसेस लंबे होते हैं, रिपोर्टिंग करनी होती है ऊपर तक, सीनियर तक सब कुछ बताना होता है, इसलिए न्याय में थोड़ा सा डिले लगता है, ठीक है। करप्शन तो देखो है, लेकिन करप्शन के अंतर्गत आप ये नहीं मान के चल लेंगे कि आपके देश का संविधान मर गया है, आज के आपके देश में जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं उनका जमीर मर गया है, ये नहीं सोचना कभी भी, ठीक है। जब तक न्यायपालिका है उससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं। एक बार आदेश आ गया कोर्ट का, वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी एक संस्थान था, उस संस्थान में एक शिक्षक पढ़ रहे थे। अब आज के टाइम पे बहुत अनइथिकल हो गया है ये भी, आपको टीचर्स का बताता हूँ, क्योंकि अब क्या हो गया ना, बिजनेस, ये जो प्लेटफॉर्म हो गए सब बिजनेस प्लेटफॉर्म हो गए। करोड़ों रुपए का फॉरेन फंडिंग लग रहा है, कोई जो है क्रिकेट मैच में एडवर्टीजमेंट करा रहा है, कोई कहीं करा रहा है, बहुत सारी संस्थाएं, सब टीवी में ऐड चल रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर रखे जा रहे हैं, सब चीज़ें हो गई, एजुकेशन में आ गई। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ ये चीज़ें आ गई। नहीं तो पहले एजुकेशन होती थी, गुरुकुल प्रणाली चलती थी,
गुरु शिष्य परंपरा होती थी, गुरु भी अपने छात्रों के प्रति समर्पित होता था, छात्र भी अपने गुरुओं के प्रति समर्पित होते थे। अब ये सब खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बने बनाए प्लेटफॉर्मों को खरीदा जा रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म बनाया किसी और ने, दूसरे ने खरीद लिया। ये चीज़ें पहले, भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीद लो, बहुत अच्छी चीज़ है, उस कंपनी में चीज़ें वही मैन्युफैक्चर्ड, वहाँ पे पैसा लगा दो। लेकिन शिक्षा में भी इंस्टीट्यूट खरीदे जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की डील्स हो रही हैं, ये भी चल रहा है। तो अभी मतलब ये अब बहुत आम साधारण हो गया, आपको कभी भी पता चल जाएगा, कोई शिक्षक यहाँ पढ़ा रहा था, कल के दिन वहाँ पढ़ाने लगा, वहाँ वाला यहाँ पढ़ाने लगा, बहुत ये चलता रहता है। तो अभी एक मित्र थे हमारे, वो कहीं पढ़ा रहे थे और दूसरे संस्थान में पढ़ाने चले गए बिना बताए। कमिटमेंट होते हैं आपके। देखिए मेरा मानना ये है कि आप यदि टीचर हो, टीचर का आपके अंदर ज़मीर है, शिक्षक हो, और यदि आप सच्चे शिक्षक हो तो कभी आप एक चीज़ गलत कभी नहीं चाहोगे, वो है बच्चों का बुरा। और एक चीज़ तो अब बहुत हो गई है, मतलब इस इंडस्ट्री में एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि जब तक सब साथ हैं तब तक तो बड़ा प्रेम है, लेकिन जैसे ही जाते हैं, जाने के बाद एक दूसरे की बुराइयां चालू, बच्चों के अंदर नफरत भरना चालू, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये वहाँ है, ये वैसा है, ये बहुत चीज़ें होने लग गई हैं। सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए, चंद व्यूज़ पाने के लिए ये बहुत सारे लोग करने लग गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों के दिमाग में जहर भरा जाए? बच्चों का उससे क्या लेना देना है बताइए? कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी करते हैं। करने वाले क्या करोगे आप, किसी को नहीं रोक सकते हो। तो अभी एक पर्सन गए, जाने के बाद वो दूसरे संस्थान में चले गए, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन रहा ही होगा उस संस्थान के साथ। उन्होंने कोर्सेज कंप्लीट नहीं कराए होंगे, कुछ नहीं कराए होंगे, उनको लगा कि बस मैं यहाँ तो पॉपुलर हो गया, अब मैं दूसरी जगह जाऊँगा, वहाँ पॉपुलर हो जाऊँगा। और वहाँ पहुँचे होंगे, पहुँचने के बाद पढ़ाना चालू किया होगा, इस संस्थान के द्वारा कोर्ट में केस कर दिया गया। कोर्ट ने एक लेटर जारी कर दिया कि आप अब पढ़ा नहीं सकते, पहले अपने मामले को सुलझाइए, क्लियर करिए, जब तक आप अब उनके आदेशों को आप नकार नहीं सकते। आपको तब तक नहीं पढ़ाना जब तक आप कोर्ट में फिर दोबारा आपको बहाली का ना जाए। तो जो कोर्ट कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो। भर्तियाँ, बड़ी बड़ी भर्तियाँ आती है, कोर्ट रोक देता है। उसको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कितने लोगों की एज लिमिट जो है क्रॉस कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसे पता है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार होने से बढ़िया है कि पहले इसमें जांच पड़ताल सब कुछ हो जाए। 6वीं जेपीएससी का एग्जाम का पूरा रिजल्ट रद्द कर दिया, पोस्टिंग होने के बावजूद भी। उसे पता था कि बच्चों की पोस्टिंग हो सकती, लेकिन उसे पता है कि इसमें गलत लोग चुन के आ गए, है ना। तो कहने का मतलब बस ये है कि कोर्ट जो बोलता है, जो करता है, वो सही ही करता है। कभी भी कोर्ट ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक डोमेन को, न्यायाधीश के पद पे आप जो बैठा होगा व्यक्ति ना, उसके अंदर बहुत बड़ा जमीर होता है। ऐसे नहीं भगवान का दर्जा, माय लॉर्ड का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। वास्तव में वहां पे बैठ करके डिसीजन सुनना, पक्षकारों को सुनना और एक अंतिम निर्णय तक पहुंचना। उन्हें पता है कि मेरे पेन की क्या कीमत है, मेरे साइन की क्या कीमत है, मेरे एक शब्द की क्या कीमत है, मेरे फैसले की क्या कीमत है, और उसमें जन कल्याण को सर्वोपरि रखा जाता है। इसलिए न्यायपालिका पे कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बस ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इस देश में न्यायपालिका ही एकमात्र संस्था है जिस पे हम आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। प्रोसेस जरूर लंबा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ जो रियलिस्टिक होगा, फैक्ट, और उस पर आपको चीज़ें आएंगी। ऐसे नहीं कोई कोर्ट में जज डिसीजन दे देता, बल्कि बाकायदा पूरी एक टिप्पणी करता है, कमेंट लिखता है, और टिप्पणी पब्लिक डोमेन में जाते हैं। तो आप ऐसे अनजस्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। रियल जस्टिस होगा। अब जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, आपको खुद पता है कि राम मंदिर निश्चित तौर पे अयोध्या जो है उसका विवरण हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, बाबर का नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो सही बात देखें, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, पूरी लैंड एरिया को, विवादित स्थल को 3 भागों में बांट दिया। निर्मोही अखाड़े को दे दिया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया, और उधर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसको दे दिया। क्या ये सही था? क्या ये जस्टिस होता? खुद सोचिए, क्या ये जस्टिस होता? न्याय का मतलब ये नहीं है कि मैं सामाजिक सौहार्द बनाना, अच्छी बात है कि सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, लेकिन पूर्ण न्याय का मतलब यह है कि जो वास्तव में सही हो उसे न्याय करना।
और सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पे बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जो सही था उसका साथ दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूर्ण न्याय दिया। पूर्ण न्याय क्या दिया कि भाई आप इनको 5 एकड़ जमीन दोगे ताकि वहां पे मस्जिद का निर्माण भी हो सके, लेकिन जो ये विवादित स्थल है निश्चित तौर पे श्री राम जी की जन्मभूमि है। सबने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और वो चीजें हुई, है ना। पुनर्विचार याचिकाएं भी पड़ी हैं कि एक बार अपने फैसले का पुनर्विचार कर लीजिए, कोर्ट स्वीकार करता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, पुनर्विचार करके फिर उसी शायद निर्णय पे अड़िग रह सकता है, या कुछ और कमेंट करने वो भी कर देंगे, लेकिन कोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना आपको कभी भी। 3-4 चीज़ें सीखनी है एक प्रशासक बनने से पहले। पहला, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान पे आस्था आपकी होनी चाहिए। अपने संविधान पे बिल्कुल जबरदस्त आस्था होनी चाहिए आपकी। अपने संविधान पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ब्लाइंडली प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल, लोकतांत्रिक विचारधाराओं से डगमगाना नहीं है आपको, चाहे जितना जटिल हो जाए, ठीक है। आपका संविधान ये बोलता है, आपकी धर्मनिरपेक्ष छवि होनी चाहिए, आपका संविधान ये बोलता है ना। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं ना, वो आपके विचारों में तैरने चाहिए जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हो या आप कहीं पर भी हो। बनावटी मत बनो, इसको आत्मसात कर लो। प्रो गवर्नमेंट भी रहना है, आप सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस ढांचे में आपको सेट किया जाएगा उस ढांचे में आप सरकारी मशीनरी का एक पहिया बनोगे, समझ रहे हो। आप सरकारी मशीनरी का पहिया बन रहे हो, अब गवर्नमेंट के खिलाफ आप खड़े हुए हो, कितना बड़ा विरोधाभास है। इससे अच्छा आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, विपक्ष ज्वाइन कर लो, सरकार खिलाफ रहोगे। इसलिए सरकार की नीतियों का समर्थन करना है आपको, दूसरा काम। और तीसरा, न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखना है हमेशा, ठीक है। 3 चीजें आपके अंदर, और जो आपकी अंतिम लायबिलिटी है, अंतिम आपका जो अकाउंटेबिलिटी है, किसके प्रति है, जनता के प्रति। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपका संविधान ये कहता है। तो आपको शासन प्रशासन के प्रति तो जवाबदेह रहना है, ये चीज मैं एथिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पब्लिक के प्रति अंतिम तौर पे जवाबदेह रहना है। अंतिम तौर पे आपको ये देखना है कि बच्चों का, दुनिया का, समाज, सोसाइटी का, इसका बुरा नहीं होना चाहिए, इसका अनभला नहीं होना चाहिए, समझ रहे। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर पे वो दिया, मान लो ऐसे ही दे देता, 3 भागों में बांट देता, क्या ये अंतिम फैसला कभी होता, या कोई स्वीकार करती सोसाइटी? कोई नहीं स्वीकार करता। कौन स्वीकार करता बताओ, ठीक है। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि इसका अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट क्या होगा, उस आधार पे काम करना है। सुप्रीम कोर्ट का कोई दायरा नहीं है क्या दायरा? बिल्कुल है। इतना सर लंबे से, अगर बाबरी मस्जिद थी या सर इतना राम मंदिर था, बहुत प्राचीन काल, उसका सब फैसला आज देना असल लोग मान ले। अरे तो पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा ना आया मामला, पहले अधीनस्थ न्यायालय में चला, अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट सब जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया। अब सुप्रीम कोर्ट में आते ही थोड़ा ना सुन लिया जाएगा, केस की एक लंबी लिस्ट है। किस केस को आप कहोगे कि पहले सुनो इसको बाद में सुनो, बताइए। कोई हो सकता है ऐसी कोई एक लिस्टिंग बनाई जा सकती है? भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट से कई बार बोला गया कि इस फैसले को आप पहले, सुप्रीम कोर्ट सीधा मना कर देता है। हमारे लिए हर फैसला, हर एक केस इंपॉर्टेंट है। आप खुद बताओ, एक लंबी लाइन लगी हुई है ना, रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, लाइन जब टिकट कटवाने लाइन लगी रहती है। आप क्या चाहते हो कि लाइन में खड़ा हो वो केस, या बगल में आके वो बगल से जो टिकट लेने वाला है उस कंडीशन में जाए? तो पहले से लाइन में लगे हो तो उसी सीक्वेंस से सुप्रीम कोर्ट पूरा प्रयासरत रहता है कि वो केसेस को, ठीक है। दायरा क्या बांधेंगे आप, टाइम लगता है, समय ऐसे नहीं होते कि एक दिन में आते, अभी आए अभी 2 मिनट में डिसीजन हो गया। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि सर जिस समय अगर बाबरी मस्जिद देखी जाए तो उसको बाबर, तो सर वहाँ पे सर लोकतंत्र जैसी विचारधारा कोई नहीं, सिर्फ राजा था, सब वो जो चाहे वो कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था। तो ये विवाद तब का नहीं है, तब थोड़ा ना कोर्ट था, ना कुछ था, ना कुछ था। ये तो सब आज़ादी के बाद की कहानी है। इतना लंबा सर जाके सर उसका न्याय आज देना, क्यों नहीं देना? इतिहास की जो भी चीज़ें हैं उनको आज है ना, वो उपस्थित है ना, धार्मिक आस्थाएं उपस्थित हैं कि नहीं है उस क्षेत्र की, क्यों नहीं देना? ताजमहल पे विवाद आ जाए तो ताजमहल पे भी देना पड़ेगा। तो जो चीज़ आज प्रेजेंस में है सुप्रीम कोर्ट उस पर बिल्कुल देगा, सब उसके दायरे में आता है। देश के अंदर की बात है, लोगों का सौहार्द की बात है। दंगे हुए बड़े बड़े, राम जन्मभूमि को लेकर कितने बड़े बड़े दंगे हुए, ठीक है। तो
धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, और जो कोर्ट के पास बात आएगी कोर्ट उस पर विचार करेगा। सवाल ही नहीं उठता कि कोर्ट उस पर विचार ना करे, चाहे वो आज की बात हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई साइट है, उसमें कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उस पर कुछ बोलेगा? ये कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का है, जाओ उसी समय न्याय कराओ, उसी समय के न्यायाधीश ढूंढो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना। परिस्थितियां कुछ नहीं होती हैं, परिस्थितियां आज हैं। आपका आज संविधान जो है इसके हिसाब से न्याय होगा। आने वाले 200 साल बाद ये फिर से यहाँ राजतंत्र हो गया, तब राजा कोई बन गया, उसके द्वारा जो न्याय किया जाएगा। समकालीन परिस्थितियां एज्यूम करोगे आप, इंटेंशन एज्यूम करोगे, बट आपको पता है कि ये जो जगह है, इस जगह पे इंडिया के लोगों का एक श्रद्धा है, आस्था है, और उस हिसाब से उन्हें जस्टिस देना, बस इतनी बात समझना है आपको। अब उस समय जो परिस्थितियां रही हों अलग बात है, सही गलत का निर्णय करना होता है कोर्ट को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। ठीक है, हाँ। संविधान बन जाने के बाद भी तो अभी बलात्कार, श्रम और अस्पृश्यता और ये सब अभी तक तो बना हुआ है, या फिर सब पे कानून बने हुए हैं, बिल्कुल सब बना हुआ है। इनको लागू कराने के लिए कितने कानून पारित कर दिए। बाल मजदूरी ये सब अभी भी तो है तो इसी के लिए लक्ष्य है हमारा, ये हमारा टारगेट है कि अब हम इन्हें दूर करें, खत्म करें। डीपीएसपी क्यों बनाए गए? अब राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य इन चीज़ों पे काम करे, और आपको राइट दे दिया, जो बना है तो बना। अब ये तो धीरे धीरे प्रक्रियागत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होगा कि आज संविधान लागू हुआ और कोई चमत्कार हो गया, पूरे देश में सबके सोना ही सोना गले पे पड़ा हुआ है। ये समावेशी विकास, सतत विकास, ये अवधारणाएं क्या हैं? यही तो अवधारणा है कि सब तक हमें डेवलपमेंट ले जाना है। बाल मजदूरी क्यों करनी पड़ती किसी बच्चे को? सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या नहीं दे रखा? आपके पास में पड़ोस में प्राथमिक विद्यालय है, अब वहाँ पढ़ाई होती कि नहीं होती ये अलग मुद्दा है, ये भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, लेकिन सरकार उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती है। उसके लिए सरकार ने हर 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोल रखे हैं, जाए पढ़े, लेकिन अब उसकी खुद की मजबूरी है ना। अब सरकार ने इसके लिए मिड डे मील योजना भी ले आया, इसका पेट में भोजन नहीं होगा, शायद इसलिए नहीं जा रहा हो, तो एक काम करते हैं कि भोजन भी इसको स्कूल में दे देते हैं। इसके बावजूद भी वो नहीं जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चैलेंजेस हैं। लोगों को लगता है ये जो 8-8 बच्चे 15 पहले पैदा किए जाते थे, 8-8 15-15 बच्चे, आप अपने बाबा दादा में देखेंगे तो आपको हो सकता है पिताजी ही 4-5-6 भाई निकल आए, 2-4 बुआ निकल आए आपकी। पहले होता था, ये फैक्ट्री पहले थी, अब बंद हो चुकी है। कारण पहले क्या होता था, हेल्थ इशू बहुत होते थे, 10-12 बच्चों में 2 बचते थे, बाकी निपट जाते थे। आपदाएं आती थी, हेल्थ इशू थे। पहले इस तरीके से मिशन इंद्रधनुष नहीं चलता था कि सबको टीके लग जाएं, चेचक ही आता था, निपटा देता था पूरे गांव को, छोटे छोटे बच्चों को, है ना। तो अब वर्तमान में जो ये पूरी सोसाइटी आपकी लोअर कास्ट सोसाइटी, इसके द्वारा अभी भी क्यों 8-8 10-10 बच्चे पैदा किए जाते हैं? उनकी मेंटालिटी ये है कि ये कल के दिन मेरी गरीबी दूर करेगा। यदि मैं 10 बच्चे पैदा कर लूंगा, 10 लोग काम करेंगे। अब उसे ये नहीं पता कि मैं इसको अनस्किल्ड लेबर में तब्दील कर दूंगा। आज मैं परेशान हूं, कल ये भी परेशान होगा। एक ही बच्चा पैदा करूं, उसको स्किल्ड करूं, अच्छे से पढ़ाऊं, एजुकेट करूं, सोसाइटी के लिए बेहतर बनाऊं। अब 10 में से आधे तो डकैत बन जाएंगे, चोरी चहारी करने लग जाएंगे, कुछ जुए में चले जाएंगे, कुछ नशे में चले जाएंगे। क्यों? एजुकेशन नहीं दे पाए तो। और संभावना ज्यादातर ऐसी है कि हो सकता है ऐसा। समझ रहे हैं? देश के लिए अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है कि यदि आप माता पिता हैं, आप अभिभावक हैं, लिखा हुआ है आपके फंडामेंटल ड्यूटी पे, मौलिक कर्तव्य पे, कि अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि 14 साल से कम बच्चों को वो शिक्षित करें, एजुकेट करें। तो यदि आप ये कर्तव्य का निर्वाह, या तो पैदा मत करो। आप लोग ये इमोशनल हो जाते हो ना कि पिताजी पैसे दे रहे हैं 5,000, अरे कोई इमोशन होने की जरूरत नहीं है, ये उनका फर्ज है, ये उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। कल के दिन जब अधिकारी बनोगे, चौड़े होकर के वही चलेंगे ना, कौन चलेगा ये बताओ? कौन मजे लेगा उस पूरे उसका? कौन बताएगा? कौन 2 मिनट में आपके काम करो? तो आप तो जो कर रहे हो इसमें इमोशनल होने जैसा कुछ नहीं है, वो उनका अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आपके पढ़ा के आपको थोड़ा ना कोई कि वो कर दे रहे हैं। पैदा किस लिए किया था भाई, है ना। तो कहने का मतलब ये हमारे ड्यूटीज होते हैं, हमारे फर्ज होते हैं, हमारे कर्तव्य होते हैं। कोई किसी पे एहसान नहीं करता है। और कल के दिन आपका फर्ज भी निकल के आएगा कि जब आपके माता पिता वृद्ध हो जाएंगे तो आप जो है उनकी सेवा करें, उनको जो है सारी सुविधाएं देने का प्रयास करें, यह आपका फर्ज होगा।
तो आपके कर्तव्य भी हैं, केवल अधिकार भर नहीं है। पिता की संपत्ति में यदि आप उत्तराधिकारी हैं तो पिता की सेवा करने की भी आपका दायित्व बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अगर उनकी संपत्ति में उत्तराधिकारी न बने तो क्यों ना बने, कैसे नहीं बनोगे? संकर के त्याग दो, सन्यासी बन जाओ। कौन आपको रोक रहा है? बन जाओ सन्यासी, छोड़ो सारी चीज़ें, बोल दो हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ भी, 10 पैसे भी नहीं चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ के निकल जाओ कहीं पे, कोई रोकेगा थोड़ो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। ठीक है, चलिए पहले कुछ लिखते हैं फिर मैं इसको समझाऊंगा। मुझे पूरे संविधान में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई संविधान लगता है तो वो अनुच्छेद 13 है, क्योंकि अनुच्छेद 13 आपके संविधान को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। इतना हाईलाइट नहीं किया गया, आर्टिकल 32 भी है लेकिन आर्टिकल 13 भी उतना ही महत्व रखता है। क्यों? सबसे पहले न्यायपालिका को एक स्पेशल पावर देता है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण पावर है और इस पावर को लेकर एक लंबी लड़ाई चली न्यायपालिका और विधायिका के बीच में। कई बार न्यायपालिका ने संविधान संशोधन को, देखिए यहाँ पे एक चौथा क्लास लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, एक लड़ाई है न्यायपालिका की। इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन में लागू नहीं होगी। यानी कि अब संविधान संशोधन का पुनरावलोकन न्यायपालिका नहीं कर पाएगी, लेकिन न्यायपालिका ने केशवानंद भारती में बाद में क्या बोला था कि संसद संविधान का संशोधन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, संसद के पास ये स्पेशल पावर है आर्टिकल 368 के तहत। क्योंकि आर्टिकल 368 जब बनाया गया ना तो वहां पे सिर्फ एक शब्द लिखा गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, शक्ति नहीं लिखी गई कि संविधान संशोधन की शक्ति है। प्रक्रिया और शक्ति में अंतर होता है, प्रोसेस अलग चीज है, पावर अलग चीज है। तो एक प्रश्न उठ गया कि क्या मौलिक अधिकारों पे संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है क्या? और जब ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केशवानंद भारती बात पे ये बोला कि बिल्कुल कर सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं छुआ जाएगा, उसके बेसिक। अब जैसे ये बात आई कि आधारभूत ढांचे को नहीं छुआ जाएगा, और आधारभूत ढांचा क्या होगा ये हम बताएंगे समय समय पर। कोर्ट ने कहा कि हम बताएंगे आधारभूत ढांचा किसे है, यानी कि हमारे पास मामला आएगा और उस मामले को हम देखेंगे कि संविधान का आधारभूत ढांचा तो नहीं है, हम परिभाषित करेंगे समय समय पर। तो आर्टिकल 13 में क्योंकि ऐसे क्लॉज हैं जो न्यायपालिका को बहुत पावरफुल बना देते हैं और विधायिका को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं। यहाँ पे एक इसका दूसरा क्लॉज है, ठीक है। आर्टिकल 3 में अभी हम लोग एक एक करके सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। आर्टिकल 13 में पहले पूरा एक बार सारे क्लॉज देख लेते हैं, फिर मैं आपको सब समझाऊंगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो संविधान के पहले भी थे और आज भी वो कानून भारत में लागू हैं, है ना। आईपीसी जितनी भी हमारी, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, जितनी भी हैं ये सब, जितने भी लॉ वगैरह हैं सब उसी टाइम के काफ़ी सारे इम्पोज्ड है। बहुत सारे कानून हैं, भारत सरकार धीरे धीरे उन कानूनों को ख़त्म कर रही है, उन्मूलन कर रही है उनका, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मूलाधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि संसद आने वाले समय में अब कानून बनाएगी। बहुत सारे संसद के पास पावर है कानून बनाने की, मौलिक अधिकारों को भी लागू कराना है तो भी कानून बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई कानून मत बना देना कि जो मौलिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास करे। यदि संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, वो कानून क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करे। इसलिए मैं कहता हूं कि आर्टिकल 13 मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी को बोलते हैं ना आच्छादन। अभी इनको डिस्कस करेंगे, आच्छादन का, पृथक्करण का, अधित्याग का, अधिकरण का, सब पढ़ेंगे अभी, वो आगे वाली चीज़ है। तो आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज क्षेत्र में प्रबद्ध सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक इस भाग के, ये तो आपका ये जो पहला है 13 है, ये कह रहा है
कि संविधान का प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले जितने भी कानून थे, यदि वो कानून मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून थे, क्योंकि बहुत सारे कानून लेकर के आए थे, रॉलेट एक्ट आपको पता ही है, काला कानून, ऐसे कितने कानून थे जो देश के राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, देश के नागरिकों को दमन करने के लिए बनाए गए थे। तो ऐसे जितने भी कानून थे, वो सारे कानून जो संविधान के इस मौलिक अधिकार को, जो कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया 26 जनवरी 1950 से भाग 3 में सारे उपबंधित हैं। तो आजादी के पहले के वो कानून, जो कानून मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करें, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। वो कानूनों की पूरी तरीके से समाप्ति हो जाएगी अपने आप। संसद को कोई भी उसको एबोलिश करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यदि इसी बात को, ये तो लिख दिया गया, सैद्धांतिक है, कब पता चलेगा कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा? कानून मान लो जिंदा है, ये तो कोर्ट ही बताएगा ना। जब कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट बताएगा, कोर्ट परिभाषित करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही तो बताएगा कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और चूंकि मौलिक अधिकारों में ये लिखा हुआ है इसलिए अब ये शून्य हो जाएगा। तो शून्य करने का काम या तो विधायिका कर दे, विधायिका भी कानूनों को शून्य कर सकती है, खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है, कानून बनाकर ही समाप्त करेगी उन्हें कि अब ये कानून प्रभावी नहीं है, संशोधन करना पड़ता है ना संविधान के लिए। और या तो न्यायपालिका बोल दे, विधायिका को निर्देश दे दे, गाइडलाइन दे दे, ये सारे कानून संविधान के मौलिक अधिकारों को तो व्यवहार में जो है, ठीक है। दूसरा क्लॉज इसका कह रहा है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यानी कि मौलिक अधिकारों को प्रदान करने, मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए जो भी कानून बनेगा संसद के द्वारा, वो कानून क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, या तो उतनी मात्रा तक, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। जैसे कि एक धारा थी आपकी आईटी एक्ट, आईटी एक्ट आपका जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इनकम टैक्स नहीं है। आईटी एक्ट की धारा थी 66A, ठीक है। इस धारा के तहत ये था कि यदि आप सोशल मीडिया में किसी को भी कुछ भी लिख देते हैं और उसे लगता है कि अपमानजनक शब्द है, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। समझ रहे हैं? सोशल मीडिया मतलब फेसबुक में, और ऐसा हुआ भी। बाला साहब ठाकरे जी महाराष्ट्र के बहुचर्चित व्यक्ति, देश के बहुचर्चित व्यक्ति, उनका निधन हो गया। निधन के बाद एक बच्ची ने क्या किया, एक ट्वीट कर दिया, महाराष्ट्र 2 दिन के लिए बंद किया गया। एक बच्ची ने उसके लिए कमेंट कर दिया कुछ, और जब कमेंट किया तो शिवसेना के द्वारा क्या किया गया, उस बच्ची को अरेस्ट करा दिया गया। उसकी एक फ्रेंड थी, उसने उस कमेंट को लाइक कर रखा था, तो लाइक करने के कारण उसको भी पकड़ लिया गया, उसको भी डाल दिया गया जेल को। मामला हाईलाइटेड हो गया। श्रेया सिंघल शायद मेरे ख्याल से नाम है, जो एडवोकेट थी जिन्होंने इस पूरे केस के लिए PIL दाखिल की थी, श्रेया सिंघल ही है शायद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ, हाँ। तो उनके द्वारा इस मामले को कोर्ट में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में, और ला करके बोला गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास करता है। कौन? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 66 अधिनियम। क्योंकि अब मुझे बताओ, मैंने फेसबुक में आपको गुड मॉर्निंग लिख के भेजा और आपको अपमानजनक महसूस हो जाए, भाई अपमानजनक परिभाषित तो होना चाहिए ना, कि किस बात से आपको अपमानजनक लगेगा, वो शब्द परिभाषित तो होनी चाहिए ना। किसी को कुछ भी अपमानजनक लग सकता है, नहीं लग सकता। मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ, आपको अपमानजनक लग जाए और आप जाके केस कर दो, कुछ भी कहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट ने जब इसकी पड़ताल की, कोर्ट ने पाया कि निश्चित तौर पे ये कानून जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करता है, और इस कानून पे क्या किया जाएगा, युक्त प्रतिबंध कर दिया जाएगा, और प्रतिबंध कर भी दिया गया, खत्म कर दिया गया, इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। तो अब फेसबुक में बेधड़क आप किसी को कर जरूर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी, अभी मेरे एक दोस्त था, तो हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी, माननीय बहुत सारे लोग थे, वो सारे लोग जो है स्वच्छता अभियान के दिन ये सारा कार्य कर रहे थे। सफाई वफाई का काम होता है, जब भी गांधी जयंती आती है तो बहुत सारे लोग निकल पड़ते हैं घर से, क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान का भी एक दिन बन गया है। तो झाड़ू वाड़ू लेके लगा रहे थे, उनके साथ वहाँ के CO भी थे, SP साहब भी थे,
और 1-2 जो है वहाँ पे जिलाध्यक्ष इस तरीके के भी लीडर थे। अब मामला ये हुआ कि इसके पहले वो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था कि उसके क्षेत्र की नाली बन जाए, और नाली नहीं होना किसी भी आवासीय क्षेत्र में, आपको पता है, अस्वच्छता का प्रतीक है। घर का जितनी गंदगी है, सब कुछ है, सब जाके रोड में भर जाता है यदि नाली नहीं हो सही तरीके से। पानी ब्लॉक हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसने कई एप्लीकेशन दिए होंगे, ग्राम प्रधान को दिए होंगे, 2-3 बार मुझसे उसने सलाह भी लिया, तो मैंने उसे बताया कि ये प्रोसीजर है। अब उसने फेसबुक में फ़ोटो देखी कि माननीय संसद जी सफाई कर रहे हैं, विधायक जी, और उसने क्या किया कि कमेंट लिख दिया। कमेंट में थोड़ा सा गाली वाला टर्म्स जो होता है वो लिखते हुए बोला कि मैं इतने महीनों से, इतने सालों से परेशान हूँ नाली बनवाने के लिए, और ये दिखावा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उसने लिख दिया। जैसे उसने लिख दिया तो उस फेसबुक का जो कमेंट था उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा ली गई और उसकी कोतवाली में FIR हो गई। जैसे FIR हुई, मेरे पास फ़ोन आया, यार ऐसा ऐसा हो गया मैटर। मैंने कहा किया क्या है? बोला मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अब क्या है, आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे खड़ा कौन है। पब्लिक डोमेन में ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, हमेशा सम्मान दो, विनम्रता होनी चाहिए। आप इससे कुछ आपको मिल थोड़ा ना जाएगा, क्या होगा, परेशान हो जाओगे। आई पुलिस आ गई, फिर पुलिस के बाद मेरे यहाँ पे जो हमारे माननीय संसद साहब हैं उनसे बात की। मैंने कहा ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। बोले मैटर तो गलत है, और सही बात है, किसी को भी अपमान, जब आप असभ्यता में उतर आओगे वहीं पे आप हार जाओगे, वहीं पे आप खत्म हो। इसलिए कभी भी असभ्यता में नहीं उतरना, कभी किसी से भी, कितना भी आपको कुछ भी हो जाए, आप हमेशा विनम्र बने रहिए, सभ्य बने रहिए, आपकी जीत रहेगी। महात्मा गांधी इसी बात के लिए आज पूजे जाते हैं। अंग्रेजों से आंदोलन 2 चुटकियों में वो सही हो जाता। लेकिन आप खुद बताओ, यही हिंसा हुई लखीमपुर में, हो रही थू थू सबकी, किसी ने भी की हो, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने की हो या किसकी गलती हो, लेकिन जब हिंसा होती है ना तो उस हिंसा का भाव नकारात्मक आता है, अंदर कुंठा आती है। 26 जनवरी के दिन कोई तिरंगे के पास ही खड़ा हो गया वहां पे झंडा को लगाने के लिए, मन में एक कुंठा आती है। तो यदि आंदोलन अहिंसक बना रहेगा तो पवित्रता रहेगी उसमें, पवित्रता का भाव। महात्मा गांधी ने क्यों आंदोलनों को अहिंसक रखने का प्रयास किया? पवित्रता का भाव नहीं खत्म होना चाहिए, और आपकी जीत हमेशा बनी रहती है। तो मैंने भी उसे समझाया, मैंने कहा देखो मैटर तो गहमा गहमी का है, इसका एक ही तरीका है, माफ़ी मांगना। तुरंत जाओ, पैरों में गिर जाओ, मैं दूसरा कोई उपाय नहीं बताऊंगा। अब इसमें क्या एटीट्यूड लेके चलोगे? गलती तो की है, गलती तो की है भाई। यदि आपका काम नहीं हो रहा तो उसके ऊपर भी कोई है, वहां पे पहुंचा दो, रिमाइंडर डलवा दो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका तरीका है नहीं कि आप असभ्यता में उतर आओ, किसी को गाली गलौज दे दो, किसी को कुछ कर दो, इसको समर्थन नहीं दिया जा सकता है। गांधी कहते थे मनसा वाचा कर्मणा, मन से, मन में भी यदि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आप अहिंसक प्रकृति के नहीं हैं। अहिंसा तीनों माध्यमों से होनी चाहिए। मन से भी आप किसी का बुरा ना सोचें, वचन से भी आप किसी को बुरा ना बोलें, और कर्मों से। और जब तक आपके मनसा और वाचा नहीं होगी तब तक कर्मणा होगी ही नहीं। अभी यही थे केंद्रीय मंत्री जो हुए, इन्होंने एक भाषण अभी दिया था 2-4 दिन पहले, और कर्मणा हो गया घटना, रौंदती हुई कार निकल गई। यदि मन से आप अच्छा सोचोगे तो आप कर्मों से बुरा कर ही नहीं सकते कभी भी। लेकिन मन में यदि कोई बुराई चल रही है आपके, तो कर्मों में कब बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चली होगी। तो इसलिए गांधी कहते हैं कि अहिंसा जो मार्ग है ना, ये मन से शुरुआत होती है इसकी, है ना। फिर आप आज गाली दे रहे हो, कल के दिन आप अपराध भी कर बैठोगे। तो कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। कभी भी झगड़े हों, लड़ाई हो, वहाँ पे शांत रहिए, वहाँ पे मत आप उलझिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप हार जाओगे। गांधी क्यों बोलते थे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे देना, क्योंकि हार उसी की होगी। ये चीज लिख लीजिएगा, हिंसा कभी भी नहीं जीत सकती है, कहीं पर भी कभी भी हिंसा नहीं जीत सकती। आपको क्या लगता है जापान में 2 परमाणु बम गिरा के अमेरिका जीत गया? पूरा विश्व हमेशा धिक्कारेगा अमेरिका को, तुम इतने पावरफुल देश थे और तुमने क्या किया। हिरोशिमा नागासाकी आप जब जाओगे तो वहां पे आपके मन से बददुआएं निकलेंगी कि तुम तो कायर देश थे, तुमने तो एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जो अस्त्र तुम्हें कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए था। समझ रहे? तो आपको हमेशा यदि जीतना है किसी भी लड़ाई को, किसी भी युद्ध को, किसी भी चीज को,
अपने पक्ष को हमेशा प्रमुख रखना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है विनम्रता। ये कभी भाव खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक ये भाव आपके पास रहेगा तब तक आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। जिस दिन आपका भाव ये समाप्त हो गया उसी दिन से आप खत्म है, ये समझ लीजिए। जब रावण का वध हुआ तो लक्ष्मण को श्री राम ने भेजा कि जाओ कुछ सीख के आओ। अब लक्ष्मण युद्ध जीते हुए अलग एटीट्यूड, रावण हारा हुआ पड़ा हुआ। जो विजेता वर्ग होता है निश्चित तौर पर एटीट्यूड होता है। घमंड था ही उनके अंदर, घमंड था, अहम था, क्रोध अलग से था, है ना। तो रावण के सर के पास जाके खड़े हो गए लक्ष्मण जी। रावण ने कहा पहले अपने भाई के पास जाओ और उनसे पूछो कि गुरु के सामने खड़े कैसे होते हैं। जब श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में सम्मिलित करना था तो सम्मिलित करते समय दुर्योधन सबसे पहले पहुंचा, लेकिन वो श्री कृष्ण सो रहे थे चूंकि, तो उनके सर के पास बैठ गया। और पांडव बाद में पहुंचे लेकिन वो पैर के पास पहुंच गए, उठते ही नींद। तो हमेशा आपको अपना भाव, अपना विनम्रता, ये स्वभाव, नम्र स्वभाव आपको जिता देगा। कितनी बड़ी सी बड़ी चीजों को भी आप जीत जाओगे। इसलिए नम्रता, विनम्रता हमेशा बना के रखना, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। शालीनता खत्म नहीं होनी चाहिए। ये भाव बहुत बड़ा है। आपको कोई कितना भी परेशान करे, कुछ भी करे, आप कभी भी, क्योंकि उससे आप यदि हिंसक प्रकृति के बनोगे तो फिर नुकसान ही कर डालोगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको, उसका रिजल्ट नहीं है कुछ। हिंसा का क्या रिजल्ट है बताओ? हिंसा का रिजल्ट अपने और अपने सोसाइटी की समाप्ति है बस। माफ करिए। तो आईटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उतने हिस्से को समाप्त कर लिया, अवैध घोषित कर दिया। तो अब फेसबुक में आप किसी को कुछ बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत कुछ करना कि जो किसी को अपमानजनक लग जाए, वास्तव में अपमानजनक हो भी। वो तो कह सकते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अच्छा, किसी को अपमानित करना, मानहानि, देखो ये पब्लिक डोमेन की बात होती है। यदि उन्होंने अपने फेसबुक पेज से किया होगा ना ये, तो उनके साथ पूरा गांव लोग फॉलो करते हैं कि गांव का विधायक है, सब कुछ है, एक पोस्ट का फर्क पड़ता है। वो मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं कि मेरी मानहानि हुई है। फिर क्या करोगे? कर लो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखो अपने पास, जाना बताना कोर्ट में कि मैं गाली दिया था, ये किया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी मेरी। कोर्ट फिर आपको बताएगा। देखो पुलिस, मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ, आप फिर गलत डोमेन पे चले जाएंगे। पुलिस गाली देती है, या आपको कई बार सेना के जवान मिल जाएंगे, उनके शब्द कुछ ऐसे निकल आते हैं। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप पहले उनकी सिचुएशन, बिल्कुल गलत बात है, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप सोचो कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट पे वो विनम्रता से हाथ जोड़ करके काम नहीं करवा सकते। किसी भीड़ का प्रबंधन करना है ना, आपको हाथ जोड़ के आपका काम होगा ही नहीं। बस इतना समझ लीजिए, पुलिस की आप पूरी सिचुएशन समझ जाएंगे। कहीं पर विधियों का समान संरक्षण हो, चाहे जो भी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको कुछ गलत करे, पुलिस आपको थप्पड़ मार दे, कोर्ट में पता चल जाए, कोर्ट में आप दिखा दीजिए कि मुझे मारा है पुलिस ने, है ना। तो पुलिस के पास कोई राइट नहीं, पुलिस को एक तमाचा मारने का राइट नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, लोग लाखों रुपए पुलिस को सिर्फ इसलिए देते हैं कि अरेस्ट करने के बाद हमारे बच्चे को छू मत लेना, टच मत करना बस अंदर, जबकि राइट ही नहीं है उनके पास, टच करने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन पैसा उसी चीज के लिए मिल रहा है, क्योंकि ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है। आपको क्या लगता है शाहरुख खान का बेटा गया होगा अंदर तो उसको सुविधाओं के लिए कुछ किया नहीं गया होगा? किया होगा कि कम से कम उसको ऐसा ना रहे। ये होता है, सब अंदर से सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है, सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो कहने का बस मैं मतलब ये है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब पे अप्लाई होती है, तो बिल्कुल पुलिस वाले भी गाली देते हैं, कोई भी गाली देता है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, अशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। अपशब्द और शब्द दोनों अलग चीज़ है, सम्मान सूचक शब्द अलग चीज़ है, और जो आपको हीन भावना आपके अंदर उत्कंठित कर दें। मैं कुछ ऐसा बोलूं, अभी पढ़िएगा आर्टिकल 19 के बाद क्लॉज 2 पढ़ाऊंगा आपको, मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे आप उत्तेजित हो जाएं मुझे मारने के लिए, दुर्भावनापूर्ण में कुछ ऐसा बोलूं जिससे सब लोग उत्तेजित हो जाएं एक दूसरे को मारने के लिए, इल्लीगल है, बिल्कुल इल्लीगल है, आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है।
कि आप दूसरे को उत्तेजित कर दें, घृणा वाक करें। हेट स्पीच नहीं आता इसके अंतर्गत। स्पीच राइट टू स्पीच है, नॉट राइट टू हेट स्पीच है। घृणा वाक नहीं कर सकते आप, नफरत का वातावरण नहीं पैदा कर सकते, आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है ना। तो आप अपने आर्टिकल, अभी आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, आपके भ्रम टूट जाएंगे सारे, युक्ति युक्ति प्रतिबंधों के साथ है। लेकिन जहां पे कोर्ट को लगता है कि इस प्रावधान से निश्चित तौर पे यदि कोई भी चीज मैं अपनी कोई भी पोस्ट डालूं और उस पोस्ट पे कोई भी कमेंट आ जाए, उस कमेंट में कुछ कमेंट को मैं टारगेट करके बोल दूं कि ये कमेंट इसलिए था। मान लीजिए अभी लखीमपुर पे हिंसा हुई है और इस पे कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, उस पर थोड़ा ना कि भाई केस करने चालू कर दिए, राजद्रोह लगा दिया, है ना। सेक्शन 124 अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि सबसे ज्यादा इस समय प्रयोग हो रहा है। और राजद्रोह बनाया किसने था? अंग्रेजों ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? भारतीयों के लिए बनाया था। अब देश के अंदर हम यदि कुछ बोल रहे हैं तो हम कैसे राजद्रोही हो गए? राजद्रोह का मुकदमा अब समझ नहीं सकते कितने लोगों पे चल रहा है। कोई दो शब्द बोल रहा है, राजद्रोह का मुकदमा तुरंत लगा दिया जा रहा है। क्यों राजद्रोह लगाया जा रहा है? राजद्रोह तो ये अंग्रेजों ने बनाया था ना राजद्रोह। आप देश के नागरिकों के ऊपर थोड़ा राजद्रोह लगाएंगे भाई। राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित हो, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने में सम्मिलित हो तो अलग बात है। लेकिन यदि कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, सरकार की कमियों को गिना रहा है, तो इससे राजद्रोह थोड़ा ना लग जाएगा किसी के ऊपर, है ना। तो ये भी मतलब एक बहुत बड़ा टूल्स बन के सामने आ गया है। ठीक है, चलो अलग मामला है। तो आर्टिकल इसका दूसरा क्लॉज कहता है कि राज्य कोई अब देखो इनके लिए दो सिद्धांत बना दिए गए। पहले वाले के सिद्धांत को आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं। अभी इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं और इसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। दो सिद्धांत निकल के आते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। अभी इनको आगे हम डिस्कस करेंगे कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है और पृथक्करण का। एक सिद्धांत और है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का मतलब मैं त्याग सकता हूं। क्या त्याग सकता हूं? अपने मौलिक अधिकारों को त्याग सकता हूं। ये सिद्धांत अमेरिका में लागू है। अमेरिका के नागरिक चाहें तो अपने फंडामेंटल राइट त्याग सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान में अधित्याग का सिद्धांत नहीं है। आप अपने फंडामेंटल राइट नहीं त्याग सकते कभी भी। कोई भी आप ये नहीं स्वेच्छा से कि आपने फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया अपने, पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका की सोसाइटी में है वो अपने मौलिक अधिकारों का त्याग। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, लोन भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपने सामने वाले से पैसे लिए, सामने वाले ने आपकी प्रॉपर्टी, दुनियादारी, सब कागज रख लिए, ठीक है। या फिर कुछ भी आपने एग्रीमेंट किया, समझौता किया, तो समझौता करने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने फंडामेंटल राइट आपको दे दिए, अपने मौलिक अधिकार आपको दे दिए, आप मेरा शोषण करने लग जाओ, आप मेरी स्वतंत्रता को खत्म कर दो। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब, ठीक है। मौलिक अधिकार कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने त्याग नहीं सकता है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी से कोई भी एग्रीमेंट कर ले, चाहे किसी व्यक्ति से कुछ भी कर ले, उसके मौलिक अधिकार नहीं छीनेंगे। और राज्य भी कभी भी किसी भी एग्रीमेंट से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। नहीं तो बेटा ये अधिकार ही नहीं है भारत में। नहीं, जैसे मान लिया आप हैं, मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं और साइन करने के बाद अब आपका शोषण करने लग जाऊं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, शोषण करने लग जाऊं, आपकी राइट टू स्पीच को खत्म कर दूं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपने। उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं मेंशन भी करा दूं कि अब आपको जो कहा जाएगा वो आप करोगे। अब आप बोलोगे नहीं, इस बात को नहीं बोलोगे, इस बात को नहीं बोलोगे, इस बात को नहीं बोलोगे, फिर क्या होगा? मौलिक अधिकार चले गए आपके। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को, यदि मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेकिन मौलिक अधिकार नहीं गए आपके, आप अपने मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार आप अपने स्वेच्छा से नहीं दे सकते किसी को भी, वो हमेशा जिंदा रहेंगे आपके। तो तीसरा सिद्धांत आपका अधित्याग का सिद्धांत यहां से निकलता है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, वो भी बताऊंगा सारी चीजों को। चलो कुछ लिख लो, पहले लिखो पहले लिखो। अनुच्छेद 13 समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही मुंडी चल रही है? समझ में आ रहा है? ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा, देखो इतना डिस्कशन नहीं, मुझे भी लगता है कि समय थोड़ा सा आप लोगों में ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी संतुष्टि की बात है। जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक, क्योंकि यही एक सेक्शन है मुझे
लगता है कि ये सेक्शन में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दूँ, आपका फंडामेंटल राइट। FR ही मुझे लगता है संविधान में कुछ है पढ़ने लायक, बाकी जो है सब आर्टिकल्स ऐसे ही हैं। इसका कार्यकाल इतना है, इसका ये है, इसका वो है, यही तो पढ़ना है। और फिर आगे क्या पढ़ना है आपको, यही मेन सेक्शन है। फंडामेंटल राइट समझ लेना, फिर आगे चल के केंद्र संबंध जब हम पढ़ेंगे, बाकी आर्टिकल सब मजाक है। मजाक का कहने का मतलब ये है कि कार्यकाल, अवधि, ये सब कुछ बताने की ज़रूरत है उसमें, और कुछ है ही नहीं। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें निकल के आती हैं, बाकी कुछ नहीं निकल के आता। ऐसे ना भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है कि मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 है ना, या प्रस्तावना, ये सब संविधान की आत्मा है। तो शुरुआती अनुच्छेद ही हैं जो इस रूप में देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ लिखिए। अनुच्छेद 13 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है, क्योंकि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, आमतौर पे देखें तो इसके 3 ही सब क्लॉज हैं। चौथा सब क्लॉज अब समाप्त हो चुका है। ये देखिए, चौथा सब क्लॉज आपका ये जो है, ये संविधान, ये 24वें संविधान से 1992 स्थापित, इसको खत्म कर दिया गया है आपका। ये मिनर्वा मिल्स वाद आया था। मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को क्या किया, इलीगल करार दे दिया 1980 में मिनर्वा मिल्स। फिर मेनका गांधी में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं कोई छीन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चौथा सब क्लॉज, तो इसमें 3 ही सब क्लॉज हैं। ठीक है, 1 2 3 हैं, तीनों को समझेंगे हम लोग। लिखिए, इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं। इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं। 13A, 13(1), 13(2) कॉमा करके लिख सकते हो। और जब 1 2 लिखना तो उसे ब्रैकेट में लिख देना। 13(1) जैसे ये लिखा है ना, ये 13(1), 13(2), 13(3). सबसे पहले डालिए 13(1). लिखिए, इसमें 13(1) में घोषणा की गई है कि 13(1) में यह घोषणा की गई है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रबद्ध सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी, भारत में प्रबद्ध सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं, जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। स्पष्ट है कि संविधान के लागू होते ही भारत के प्रत्येक नागरिक को इस अनुच्छेद से गारंटी प्राप्त हो जाती है कि पहले से प्रबद्ध कोई भी कानून उनके मूलाधिकारों पर हावी नहीं हो सकता।
उनके मूलाधिकारों पर हावी नहीं हो सकता। मूलाधिकारों पर हावी नहीं हो सकता। इस संबंध में न्यायालय के सामने एक जटिल प्रश्न उठा। अब देखो क्या जटिल प्रश्न उठा। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आज़ादी के पहले किसी कार्य में न्यायपालिका के सामने, किसी कार्य में कोई आपराधिक सुनवाई उसकी चल रही है, क्योंकि न्यायपालिका तो पहले से ही थी आपकी, है ना, अंग्रेजों के टाइम पीरियड से थी। अब संविधान तो 26 जनवरी को लागू हुआ 1950 को। तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा हो, आपराधिक मुकदमा चल रहा हो किसी कानून के तहत। समझ रहे हो बात को? किसी कानून के तहत कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो और वो कानून आज़ादी से पहले बना हो, संविधान से पहले बना हो, और तभी अचानक क्या हो, संविधान लागू हो गया। और संविधान में आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि भाई जो कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा वो समाप्त हो जाएगा। और वो जो कानून, जिस कानून के तहत उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी कर रहा है और वो कानून समाप्त भी हो गया। तो क्या उस व्यक्ति को दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि नहीं, आर्टिकल 13 का प्रभाव आज के दिन से होगा, जिस दिन से लागू हुआ है। पहले के मामलों से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी मतलब ये आज के दिन से प्रभावी हुआ है, तो आज से आगे के सभी मामलों में हम देखेंगे, इसके पहले जो मामले चल रहे हैं उनको यथावत रखेंगे। यानी कि आर्टिकल 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? पुराने मामलों में आर्टिकल 13 नहीं लगेगा। आर्टिकल 13 आज के बाद के जितने मामले होंगे उनमें लगेगा, जिस दिन से लागू हुआ। ठीक है, तो ये भी एक बात है, इसी बात को लिखवा रहा था मैं। समझ में आया क्या क्या लिखवा रहा था? हाँ, प्रश्न यह था कि यदि किसी व्यक्ति ने संविधान के लागू होने से पहले, यदि किसी व्यक्ति ने संविधान के लागू होने से पहले कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जो उस समय लागू किसी विधि के अनुसार अपराध रहा हो, और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने से पहले ही, और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने से पहले ही वर्तमान संविधान लागू हो गया हो, वर्तमान संविधान लागू हो गया हो तथा उसमें उल्लेखित मूल अधिकारों के आधार पर वह कृत्य अपराध ना रहा हो, उल्लेखित मूल अधिकारों के आधार पर वह कृत्य अपराध ना रहा हो। क्योंकि पहले तो ऐसा भी था कि यदि कोई कुछ बोल दिया तो तुरंत उसके ऊपर मुकदमा हो जाता था, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल दिया। अब तो राइट टू स्पीच आ गया, राइट टू लिबर्टी आ गया, आपका स्वतंत्रता का अधिकार आ गया, है ना। तो ऐसा कि अब हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या केस चलेगा या नहीं चलेगा, तो इस चीज़ का स्पष्टीकरण आगे। मौलिक अधिकारों के आधार पर वह कृत्य अपराध रहा हो तो क्या व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि अपराध ना रहा हो?
अपराध ना रहा हो, तो क्या वह व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उसे दंड नहीं मिलना चाहिए? उसे दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह संविधान द्वारा उसे दिए गए मूलाधिकारों के खिलाफ है। ठीक है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। अनुच्छेद 13 का प्रभाव रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी भूतलक्षी नहीं है। यह उसी दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू किया गया है। यह उसी दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू किया गया है। यदि किसी ने उससे पहले कोई विधि विरुद्ध कार्य किया है तो उस पर संविधान पूर्व विधियां ही लागू होंगी। ठीक है, संविधान के पहले के जितने कानून हैं वही लागू होंगे। क्लियर है? कोई कार्य किया है और अगर संविधान लागू हो गया और उसका केस उस टाइम नहीं चला, लागू होने के बाद उसका केस, तो भी उसके सब उसी विधि के अनुसार कि कार्य अपराध तो पहले किया ना उसने। ठीक है, आगे नेक्स्ट। संविधान पूर्व विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने के लिए संविधान पूर्व विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं जो अब संविधान से पहले और संविधान के बाद की विधियों पर भी लागू होते हैं। संविधान से पहले और संविधान की बाद की विधियों पर भी लागू होते हैं। ऐसे प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल जो है मैं आपको आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत,